नेक्स्ट टॉपिक है कंट्रोलिंग प्रोसेस। कंट्रोलिंग का प्रोसेस हमने 5 फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट पढ़े। सबसे पहला प्लानिंग का प्रोसेस पढ़ा। दूसरा था ऑर्गेनाइजिंग, उसका प्रोसेस पढ़ा। तीसरा था स्टाफिंग, उसका प्रोसेस पढ़ा। चौथा था डायरेक्टिंग, उसका कोई प्रोसेस नहीं होता है, हमारे सिलेबस में भी नहीं है और होता भी नहीं है। और अब है कंट्रोलिंग। तो 5 में से 4 फंक्शन का प्रोसेस हमारे सिलेबस में है। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि प्रोसेस के चांसेस रहते हैं किसी ना किसी एक टॉपिक से हर साल आता है। तो अगर इन टोटल हम सिलेबस की बात करें, अभी तक पार्ट ए में हम ये 5th प्रोसेस कर रहे हैं, कि हमने एक सिलेक्शन प्रोसेस भी किया था और 2 प्रोसेस जो है हमारे पार्ट बी में भी हैं। तो टोटल जो है 7 प्रोसेस सिलेबस में है, तो एक ना एक तो एग्ज़ाम में आता ही है पूरे सिलेबस से मिलाकर। तो प्रोसेस ऑफ प्लानिंग के प्रोसेस में पहला स्टेप है सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स। या इसका मतलब ये है कि परफॉर्मेंस आपको ये सेट करना कि आप टारगेट सेट करना जिसे कह सकते हो। यहाँ पे स्टैंडर्ड वर्ड यूज़ किया जा रहा है, सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स, कि आप क्या आउटपुट चाहते हो। जैसे हम चाहते हैं कि हम सपोज बना रहे हैं, सूप बना रहे हैं सपोज, तो एक सूप 100 ग्राम का हो और वेल पैक्ड हो, उसकी पैकिंग सही तरीके से हो, और एक दिन में एक वर्कर को पूरा प्रॉपर पैकिंग के साथ 100 ग्राम के 100 साबुन बनाने हैं एक दिन में। अब जब शाम को हम चेक करेंगे तो हर एक सोप 100 ग्राम का होना चाहिए, स्टैंडर्ड है। ना ही 99 होना चाहिए, ना ही 101 होना चाहिए। और 100 सोप्स हर एक एम्प्लॉय को बनाने हैं। तो ये टारगेट हमने सेट कर दिया। स्टैंडर्ड का मतलब खाली आउटपुट नहीं है, स्टैंडर्ड का मतलब वो सारी टारगेट्स हैं। जैसे हम आपको पढ़ाते हैं इतने दिन में इतना सिलेबस खत्म हो जाना चाहिए, इतने चैप्टर खत्म हो जाने चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से एक स्टैंडर्ड सेट किया गया है। जैसे पासिंग का स्टैंडर्ड सेट किया गया है कि जितने 30 मार्क्स का अगर आप कॉमन टेस्ट लिया है तो 10 मार्क्स इज़ द पासिंग मार्क्स, 1/3 होता है। तो 10 मार्क्स से आपको ऊपर लाना है, 10 मार्क्स का स्टैंडर्ड है, मिनिमम आपको लाना ही है पास होने के लिए। तो पहला है सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स। अपनी पढ़ाई के लिए भी आप ऐसे टारगेट रखो कि नेक्स्ट टेस्ट जो होगा उसमें आप एक टारगेट सेट करो कि अब मुझे पिछली बार मैं इतना लाया था या लाई थी, अब मुझे उससे ज़्यादा लाना है, ठीक है। जो स्पेशली लो लेवल पे चल रहे हैं, जो पहले ही 30/30 या 29.5 या 29 लाए हैं, उनके पास टारगेट इंप्रूव करने के ज़्यादा ऑप्शन नहीं है। हाँ, 29.5 और 29 वाले के पास हैं, 30/30 वाले के पास नहीं होते। तो सबसे पहले आपको स्टैंडर्ड सेट करना है। फिर मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। फिर आप एक्चुअल परफॉर्मेंस मेज़र करेंगे कि आपकी एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या है। इन दोनों स्टेप्स में टाइम गैप होगा। अगर हमने सुबह आज के दिन की परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड सेट करा है, तो हम शाम को जो है या दोपहर को या 2 घंटे बाद देखेंगे कि एक्चुअल परफॉर्मेंस कितनी हो गई। देन वी विल कंपेयर द एक्चुअल परफॉर्मेंस एंड द स्टैंडर्ड्स एंड वी विल फाइंड द डेविएशंस, कि डेविएशंस क्या है। डेविएशंस भी 3 हो सकते हैं, डेविएशन पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो, मीन्स नो डेविएशन, कोई डेविएशन नहीं। एक्चुअल और स्टैंडर्ड बराबर है, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। एक्चुअल ज़्यादा है तो पॉजिटिव डेविएशन, और अगर एक्चुअल कम है या ये कहो कि स्टैंडर्ड ज़्यादा है तो नेगेटिव डेविएशन। स्टैंडर्ड, एक्चुअल परफॉर्मेंस, पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन हो सकता है। डेविएशन फाइंड करेंगे जो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है। देन एनालाइजिंग डेविएशन। डेविएशंस को एनालाइज करना है कि व्हाट आर द रीजंस, क्यों हमें पॉजिटिव डेविएशन मिल रहे हैं या क्यों नेगेटिव डेविएशन मिल रहे हैं। उसके अलावा क्या डेविएशन बहुत ज़्यादा है या बहुत कम है, देयर इज अ मेजर डेविएशन और माइनर डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन है तो उसको भी स्टडी करना ज़रूरी है, ताकि हम आगे अगर कोई ऐसा काम हम कर रहे हैं जिसकी वजह से पॉजिटिव रिजल्ट मिल रहा है, तो उस काम को हम आगे भी अप्लाई कर सकें। और नेगेटिव डेविएशन तो फाइंड करना जरूरी है ही है कि व्हाट आर द रीजंस फॉर नेगेटिव डेविएशन, व्हाई आर वी लैकिंग बिहाइंड, हम पीछे क्यों चल रहे हैं, क्या रीज़न है कि हम एक्चुअल परफॉर्मेंस को पूरा मेट नहीं कर पा रहे हैं, हम इतना पीछे क्यों चल रहे हैं। तो एनालाइजिंग डेविएशन पर काम करना है, रीजंस फाइंड करने हैं। आपने देखा होगा जो कोई स्पोर्ट्स फॉलो करते हैं, क्रिकेट फॉलो करते हैं, वो पूरी स्टडी बना देते हैं कि ये प्लेयर ऐसे खेल रहा है, इसका ये
जैसे मैं क्रिकेट देखता हूँ तो क्रिकेट वाली लैंग्वेज में आपको समझ आ सकता है, या उसका एग्जांपल दे सकता हूँ कि वो बताते हैं कि ये पैर की मूवमेंट कम कर रहा है या इसका हेड फॉल कर रहा है। बॉलर्स के लिए बताते हैं कि उसकी जंप सही नहीं है ना। तो कई रीजंस वो बताते हैं, फील्डिंग के टाइम क्या प्रॉब्लम हो रही है, विकेट कीपिंग के टाइम क्या प्रॉब्लम हो रही है। तो वो डेविएशंस को एनालाइज कर रहे हैं, व्हाट आर द रीजंस फॉर दीज रीजंस, कि वो रन नहीं बना पा रहा, या विकेट नहीं ले पा रहा, या कैच नहीं ले पा रहा है, या कोई प्लेयर बहुत अच्छी फील्डिंग कर पाता है। तो डेविएशंस क्यों हैं, कोई अच्छा ज़्यादा अच्छा काम क्यों कर रहा है और बुरा काम क्यों कर रहा है, उस पर एनालिसिस करना, रीजंस ढूंढना। उसके बाद ये अभी हम डिस्कस करेंगे क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल और मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, इसको हम अभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं, ये एनालाइजिंग डेविएशन के सब पार्ट्स हैं। उसके बाद टेकिंग करेक्टिव एक्शन, उसके बाद हमें करेक्टिव एक्शन लेना है। जैसे मैंने आपको बताया कि शाम तक का आपने टारगेट दिया था, तो 2 घंटे बाद आपने चेक किया तो आपने देखा कि हम तो अभी टारगेट से बहुत पीछे चल रहे हैं, स्पीड उतनी अच्छी नहीं है। यानी अगर एक पर्सन को 10 घंटे में 200 यूनिट बनानी है तो 2 घंटे में उसे 40 बना देनी चाहिए, लेकिन उसने 30 बनाई है, यानी वो 10 यूनिट्स से पीछे चल रहा है। तो उसे आपको गाइडेंस देनी है, इंस्ट्रक्शन देनी है, उसे मोटिवेट करना है कि वो बाकी बचे हुए टाइम में 10 ज़्यादा यूनिट्स बनाए, जिससे कि टारगेट पूरा हो जाए। आपको करेक्टिव मेजर्स लेने हैं, आपको कुछ ऐसा काम करना है कि एंड रिजल्ट जो है वो हमेशा या तो पॉजिटिव डेविएशन हो ना, या नो डेविएशन हो। ठीक है, नेगेटिव डेविएशंस की वजह से करेक्टिव मेजर लेना पड़ता है, ऐसा नहीं कि पॉजिटिव के लिए नहीं लेना पड़ता। पॉजिटिव के लिए भी आप मेजर्स लोगे, लेकिन उसके लिए आप ये देखोगे कि व्हाट आर द रीजंस जिसकी वजह से पॉजिटिव आया, और उनको आगे भी इम्प्लीमेंट करवाओगे, बाकी वर्कर से भी इम्प्लीमेंट करवाओगे। मान लो 10 वर्कर काम कर रहे हैं, 6 जने ऐसे हैं जो पॉजिटिव डेविएशन दे रहे हैं, तो बाकी 4 को भी उन 6 से सीखने के लिए कहोगे कि उनके तरीके से काम करो, ये हमेशा आपको पॉजिटिव रिजल्ट दे रहे हैं। आप अपने दोस्तों से मार्क्स डिस्कस किए होंगे, तो आप देख सकते हैं कि डेविएशंस वहीं आपके और मार्क्स में और दोस्तों के मार्क्स में क्या अंतर आ रहा है, कहाँ कमी रह जा रही है, क्या गलतियाँ आप कर रहे हैं, क्योंकि आप रेगुलरली नहीं पढ़ रहे हैं। और कुछ बच्चे रेगुलरली पढ़ रहे हैं और होमवर्क कर रहे हैं, तो उनको टेस्ट देने में इतनी प्रिपरेशन नहीं करनी पड़ी। मुझे नहीं लगता है कि रोहित, कंचन और गरिमा ने इतनी कोई बहुत प्रैक्टिस की होगी कि उनको, क्योंकि वो रेगुलरली होमवर्क कर रहे हैं, और भी बच्चे कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोगों के लिए प्रैक्टिस फिर भी ज़रूरी है। जैसे करण रेगुलरली क्वेश्चन कर रहा है, लेकिन टेस्ट में उसने गड़बड़ कर दी, शायद उसने प्रैक्टिस नहीं करी। तो ये पर्सन टू पर्सन भी वेरी करता है। तो टेकिंग करेक्टिव मेजर।